गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब क्लास 12 हिंदी मीडियम का चैप्टर 12 का ये हमारी 6 लेक्चर है। 6 लेक्चर में हम क्या पढ़ रहे हैं कि कार्बोनिल यौगिक हमने पढ़ लिए हैं। अब कार्बोनिल यौगिक के बाद हम कौन से यौगिक पढ़ रहे हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या मतलब है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब होता है कि क्या क्रियात्मक समूह क्या होना चाहिए? COOH। ये यदि क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो इसका मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल को जब हम नामकरण देते हैं तो देखिए कार्बोनिल यौगिक का नामकरण बताया था, ठीक उसी तरीके से कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण है। इसमें मैं आपको बता रही हूँ, सबसे पहले है सामान्य नाम। कोई भी यौगिक है उसका सामान्य नाम होता है और एक होता है उसका IUPAC नाम। ठीक है, सामान्य नाम तो क्या होता है? किसी चीज से यदि कोई उत्पन्न हुआ है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा एक फॉर्मूला लिख रही हूँ मैं HCOOH। ठीक है, अब ये जो अम्ल है ये किससे मिलता है? ये मिलता है चींटियों से, एंड से। तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया फार्मिक एसिड, फार्मिक अम्ल, क्योंकि चींटियों को बोलते हैं फार्मिका। तो फार्मिका के डिस्टिलेशन से जो एसिड प्राप्त हो रहा है उसको हम फार्मिक अम्ल कहते हैं। ठीक इसी तरीके से यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं, अब आप यहाँ पर देखो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है। ये क्या होता है? ये सिरका में होता है, विनेगर में होता है। इसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है, ठीक इसी तरीके से ये फर्स्ट फैट से प्राप्त होता है, प्रोपियोनिक एसिड। यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये हो गया ब्यूटाइलिक एसिड, ये बटर के डिस्टिलेशन से प्राप्त होता है। ठीक है, ये एसिटिक हो गया, ये प्रोपियोनिक हो गया, प्रोपियोनिक, और ये हो गया ब्यूटेरिक। ऐसे 5 कार्बन के को हम बोलते हैं वैलेरिक। तो ये आपके बुक्स में दिया हुआ है। ये देखिए, ये जो वीडियो है ये सिर्फ समझने के लिए है। वैसे भी कि क्या चीज है उस चैप्टर में, क्या क्या चीज बताई हुई है, फिर उसके बाद आपको नोट्स भी दिए जा रहे हैं। आप उसे बुक में लिखें, वीडियो को एक बार देखें और फिर बुक से पढ़ें, और फिर कोई डाउट आता है तो उसे पूछें। क्योंकि सिर्फ आप सोचे कि वीडियो को देखकर आ जाए तो ऐसे तो आना नहीं है। आप साधारण नाम जब आप दे दिया आपने, तो अब IUPAC नहीं करने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें उस चेन को चुनना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप उपस्थित है, क्रियात्मक समूह है। तो हमने इसमें एक ही क्रियात्मक समूह है, हमने एक ही कार्बन की चेन को चुना। तो लास्ट में हम क्या बोलते हैं? IUPAC नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं एल्केनोइक एसिड। क्या बोलते हैं? एल्केनोइक। IUPAC में यदि हम बोलते हैं तो एल्केनोइक। सबका नाम है, तो इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया मेथेनोइक। एक कार्बन यदि होता है तो मेथेनोइक, 2 कार्बन होता है तो एथेनोइक। मेथेन आप पढ़कर आए हैं, एथेनोइक। 3 कार्बन होता है तो प्रोपेनोइक। 4 कार्बन होता है तो ब्यूटेनोइक। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, ब्यूटेनोइक। तो नामकरण में हम सबसे पहले उस श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप उपस्थित है। नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से कार्बोक्सिलिक एसिड को मिनिमम नंबर मिले। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आते हैं भौतिक गुण। ठीक, भौतिक गुण में अब आप देखिए क्या होता है कि जब हम इन यौगिकों को लिखते हैं तो भौतिक गुण में देखिए द्रव भी होते हैं, गैस भी होते हैं, ठोस भी होते हैं। लेकिन जो मेन जो भौतिक गुण है उसमें मेन जो चीज है दैट इज विलेयता। कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जितने भी हाइड्रोकार्बन अभी तक हमने पढ़े हैं, हमने क्या क्या पढ़ लिया? हेलो एल्केन पढ़ लिए, ईथर पढ़ लिया, अल्कोहल पढ़ लिए, फिनॉल पढ़ लिए, एल्डिहाइड पढ़ लिए, कीटोन पढ़ लिए। इन सब में सबसे ज्यादा विलेयता किसकी होती है? इन अम्लों की होती है। यानी इन अम्लों को जब हम पानी में घोलते हैं तो इन अम्लों को पानी में घोलने पर ये आसानी से घुल जाते हैं। ये आसानी से क्यों घुल जाते हैं? क्योंकि क्या बना लेते हैं? ये हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण ये संगुणित हो जाते हैं, असंगुणित हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, और इसके कारण ये क्या करते हैं? जल में विलेयता शो करते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? क्योंकि कार्बोक्सिलिक देखो कैसे ग्रुप है, COOH है। अब दूसरा मान लो यदि कोई जल का अणु है, कोई भी है, दूसरा है। इसके अलावा यदि हम इसको ऐसे लिखें, मान लो मैं इसको ऐसे लिख दूं, तो देखो
बॉन्डिंग कहाँ से हो रही है, यहाँ से बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ से बॉन्डिंग हो रही है। समझ में आ रहा है? तो विलय तो ये हाइड्रोजन बंध के कारण होता है, लेकिन इसके अलावा इसमें इनकी यदि हम गलनांक के बारे में बात करें, गलनांक का हमेशा ध्यान रखना है कि वे कार्बोक्सिलिक अम्ल जो कि सम है, जिनमें कार्बन कैसा है, सम है, उनका गलनांक ज्यादा होता है उन कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में जिनमें कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें कार्बन की संख्या विषम हो। जैसे मान लीजिए एक तो ये है CH3 CH2 CH2 COH, एक अम्ल ये है, क्या अम्ल है ये, ब्यूटेनोइक एसिड, और एक अम्ल है CH3 CH2 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 COH। यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 4 यानी सम है, यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 5 यानी असम है, एक जगह ऑड है, एक जगह इवन है। अब आप देखो इवन में क्या हो रहा है कि ये जो ग्रुप्स, जो कॉर्नर के ग्रुप हैं, ये अलग अलग डायरेक्शन में है, तो जो सम कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो किसी भी लेटिस में आसानी से सेट हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं, और आसानी से व्यवस्थित हो जाते हैं तो उनके बीच में पाए जाने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है वो स्ट्रांग होता है। जबकि विषम कार्बन वाले यौगिक जो होते हैं वो आसानी से व्यवस्थित नहीं हो पाते, और ऐसी स्थिति में उनके मध्य पाए जाने वाला जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, जो अंतराण्विक आकर्षण बल है, वो उतना प्रबल नहीं होता, वो आसानी से टूट जाते हैं। तो गलनांक किनका ज्यादा होगा, जिनमें कार्बन नंबर कैसे हैं, सम में है। ठीक है, फिर हम इनकी क्वथनांक की बात करते हैं, तो इनके क्वथनांक भी बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि ये किस फॉर्म में मिलते हैं, द्विलक के फॉर्म में मिलते हैं, डाइमर के फॉर्म में मिलते हैं। कैसे, आप देखो ये इस तरीके से मिलते हैं, यहाँ पर बॉन्ड होता है, यहाँ पर बॉन्ड नहीं होती है, तो इस तरीके से डाइमर के फॉर्म में मिलते हैं, द्विलक के फॉर्म में मिलते हैं, जिसके कारण ये संघनित हो जाते हैं। ठीक है, तो इनके जो क्वथनांक होते हैं वो भी ज्यादा होते हैं। ठीक, अब आप आ जाइए इनको बनाने की विधियाँ, कि इनको यदि हम बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, बनाने की विधियाँ देखिए, सबसे आसान तरीका है इसको बनाने का, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि सबसे पहला है बनाने की विधियों के बारे में अल्कोहल और अल्कोहल के ऑक्सीकरण से। यदि हम अल्कोहल का ऑक्सीकरण कर रहे हैं तो आसानी से देखो अल्कोहल के ऑक्सीकरण से, अल्कोहल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे K2Cr2O7 है, KMnO4 है, उनकी उपस्थिति में अल्कोहल किसमें बदल जाएगा, एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल में। तो अल्कोहल के ऑक्सीकरण से बन सकते हैं। दूसरा है एल्केन नाइट्राइल के जल अपघटन से। नाइट्राइल क्या होता है, इसको साइनाइड भी बोलते हैं, नाइट्राइल भी। इसका जल अपघटन करे, जल अपघटन का मतलब जल से अभिक्रिया। देखो जल से अभिक्रिया करा रही हूँ मैं, जल के 2 अणु ले लिए, क्या बन गया, ऐसे देखिए आप, ऐसे आपको साइनाइड का आप क्या कर रहे हैं, जल अपघटन, ये आपका साइनाइड है या नाइट्राइल। आप जल अपघटन कर रहे हैं, जल के 2 अणु ले लिया आपने। ठीक है, क्या निकल गई, अमोनिया गैस निकल गई, क्या बन गया, RCOOH। ठीक है, तो एल्केन नाइट्राइल के जल अपघटन से अम्ल के व्युत्पन्न से, अम्ल के जितने भी व्युत्पन्न है उन सबका यदि हम जल अपघटन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेगा। ठीक है, अम्ल का व्युत्पन्न यानी अम्ल जिससे उत्पन्न हुआ है। जैसे सबसे पहले हमने क्या लिया है, RCOOR लिया है, ये क्या है,
सबको पता है क्या है ये? एस्टर। एस्टर का जल अपघटन करा, देखिए क्या बन गया? RCOOH। ठीक है, अमाइड लिया, अब की बार क्या है? अमाइड। अमाइड का जल अपघटन किया तो देखो क्या गैस निकल गई? अमोनिया गैस बाहर निकल गई। क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल। एसिड क्लोराइड लिया, ये भी क्या है? अम्ल का व्युत्पन्न है। HCl गैस बाहर निकल गई, क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये क्या लिया? एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का जल अपघटन किया तो देखो, इसको मैं ऐसे लिख दूं, ये जल का अणु है, देखो क्या बन गया? RCOOH। दो अणु बन गया उनका। तो अम्लों के व्युत्पन्न से भी हम क्या बना सकते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल बना सकते हैं। फिर है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की CO2 से अभिक्रिया कराए तो देखिए RCOOMgX। CO2 जो है वो यहाँ पर आ गया RCOOMgX। अब इसका जल अपघटन करेंगे आप, जल अपघटन करेंगे तो क्या बन जाएगा? देखो RCOOH प्लस MgX और OH। यदि आपने कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया सही तरीके से पढ़ी है तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, फिर है 1,1,1 ट्राई हेलो व्युत्पन्न के क्षारीय जल अपघटन से भी। क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए, क्या कह रहा है आपको कि आपने कोई भी कैसा व्युत्पन्न लिया? 1,1,1 ट्राई हेलो, 1,1,1 ट्राई हेलो व्युत्पन्न लिया, यानी क्लोरोफॉर्म ले लिया, इसका क्षारीय जल अपघटन करा रहे हैं, यानी किसी भी क्षार से अभिक्रिया करा रहे हैं। तो क्या बन गया? KCl बन गया। क्या लिखा? HCOH, OH और OH। इसको गर्म करेंगे, क्या निकल जाएगा? जल का अणु निकल जाएगा और बन जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल प्लस जल का अणु। तो किसी भी ट्राई हेलो व्युत्पन्न के जल अपघटन, क्षारीय अपघटन से जो भी उत्पाद बनता है वो क्या होता है? अम्ल। तो अम्ल बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, अब आ जाइए इनके रासायनिक गुण पर। आधे से ज्यादा रासायनिक गुण तो पढ़े हुए हैं, सिर्फ 2 या 3 अभिक्रियाएं ऐसी हैं जो आपने नहीं पढ़ी हुई है, बाकी सारी अभिक्रियाएं आपकी पढ़ी हुई है। देखिए, सबसे पहले आपने कोई भी अम्ल लिया, इस अम्ल का कार्बोक्सिलिक अम्ल की PCl5 से अभिक्रिया कराई तो क्या बनेगा? HCl बनेगा, POCl3 बनेगा और RCCOCl बनेगा। एसिड क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, अल्कोहल में भी इसी तरीके की रिएक्शन हो रही थी। यदि थायराइड क्लोराइड से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा? HCl बनेगा, SO2 बनेगा और RCOCl बन जाएगा। ये मेथड बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें दोनों गैसें बन रही हैं तो आसानी से बाहर निकल जाती हैं। फिर जो अभिक्रिया है श्मिट अभिक्रिया, ये अभिक्रिया आपने नहीं पढ़ी, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि किसी भी अम्ल की यदि हम हाइड्रोजोइक एसिड के साथ, ठीक है, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर, अब ये अभिक्रिया जो है इसको तो हम बोल रहे हैं हाइड्रोजोइक एसिड, और ये किसकी उपस्थिति में हो रही है? तनु H2SO4 की उपस्थिति में हो रही है, अम्लीय माध्यम में हो रही है। क्या होगा कि ये N3H में से N2 बाहर निकल जाएगा और ये H और ये OH ये भी बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो 2 चीजें बाहर निकल गई। क्या क्या निकला? एक तो N2 गैस बाहर निकल गई, एक H2O बाहर निकल गया। तो अब आपके पास क्या बचा? RCO और एक N। N3 है ना, 3 में से 2 निकल गया तो एक N ही तो बचेगा, RCON बच गया। अब इसमें क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है और ये R जो है ये नाइट्रोजन के पास आ जाता है। क्या बन गया? एल्केन आइसोसाइनेट, ये बन गया। ठीक है, अब इसका यदि हम क्या कर दें? जल अपघटन कर दे। देखो जल अपघटन कैसे है, ये तो मैंने ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन जल अपघटन हम इसको करेंगे तो जल अपघटन का मतलब इसकी R N डबल बॉन्ड CO के जल से अभिक्रिया करा दे, जल के 2 अणुओं से। क्या बन गया? RNH2 अमीन बन गया, H2O गैस बन गई, CO2 गैस बन गई, H2O बन गया, CO2 गैस बन गई। ठीक है, यदि किसी भी अम्ल की किसी भी धातु से अभिक्रिया कराते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है कि अम्ल की जब भी हम धातु से क्रिया कराते हैं
लवण बनता है अम्ल का, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, जो कि अम्ल के अम्ल होने की टेस्ट है। हाइड्रोजन गैस यदि बाहर निकल रही है, ठीक है, पॉपअप साउंड आती है। फिर है कार्बोक्सिलिक एसिड की, यदि हम क्षार के साथ, यदि अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो कौन सी अभिक्रिया होगी? उदासीनीकरण अभिक्रिया। और क्या होगा? लवण बनेगा। क्या बन रहा है ये? लवण और जल का अणु बाहर निकलेगा। यदि हम Na2CO3 से अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, किसी प्रबल क्षार से अभिक्रिया कराते हैं, Na2CO3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो हम देखते हैं कि इसमें भी लवण ही बनता है, लेकिन साथ में यहाँ पर कौन सी गैस बाहर निकलती है? CO2 गैस बाहर निकलती है, ठीक है, जिसे लाइम वाटर में पास करने पर वो मिल्की हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अभिक्रिया देखिए कि यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हम अल्कोहल से कराते हैं, तो ये अभिक्रिया कौन सी? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी हमने, ये अभिक्रिया है एस्टरीकरण, ठीक है। इसमें क्या होगा? एस्टर फॉर्म होगा और जल का अणु बाहर निकलेगा। ये पढ़ी हुई अभिक्रिया है आपकी, ठीक है। उसके बाद एक अभिक्रिया है विच इज इंपॉर्टेंट, दैट इज हेल्महोल्ट्ज-जेलिंस्की अभिक्रिया। हेल्महोल्ट्ज-जेलिंस्की अभिक्रिया क्या है? इसमें हम हैलोजिनेशन कर रहे हैं लाल फास्फोरस की प्रेजेंस में, यानी रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में जब हम हैलोजनीकरण करते हैं तो हैलोजनीकरण कौन से कार्बन पर होता है? अल्फा पर होता है। तो अल्फा पर जब हम हैलोजनीकरण करेंगे तो देखो क्या बनेगा? RCHX-COOH। एस तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन ये हैलोजन जो है ये इसके साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद है अमोनीकरण, एमोनोलाइसिस। इसमें अमोनिया से आप अभिक्रिया कराएंगे तो अमोनिया यहाँ जुड़ जाएगा। अमोनिया जैसे ही यहाँ जुड़ेगा क्या बन जाएगा? अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा, अमोनियम लवण बन जाएगा, जिसको गर्म करेंगे तो क्या होगा? ये दो ऑक्सीजन और ये दो जल के दो अणु बाहर निकल जाएंगे और साइनाइड बन जाएगा। नाइट्राइल और साइनाइड कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया देखो कौन सी अभिक्रिया है कि आपने क्या लिया? आपने जो अपचयन अभिक्रिया है उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का अपचयन किया लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। ये हमने कल पढ़ी थी अभिक्रियाएं, कार्बोनिल यौगिक के साथ पढ़ी थी, तो सेम है। लाल फास्फोरस की उपस्थिति में जब हम अपचयन करते हैं तो ये किस में बदल जाता है? एल्केन में, हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है ये, ठीक है। यदि हम दो एसिड ले लें और उन्हें गर्म करें तो आप देखिए जल का अणु बाहर निकल जाता है और क्या बन जाता है? एनहाइड्राइड फॉर्म हो जाता है, ठीक। फिर उसके बाद अभिक्रिया है विकार्बोक्सिलीकरण। विकार्बोक्सिलीकरण का मतलब है कि यदि आपने किसी भी अम्ल का सोडियम लवण लिया और उसकी सोडा लाइम से अभिक्रिया कराई, तो जब आप सोडा लाइम से अभिक्रिया कराएंगे तो देखो क्या बनेगा? Na2CO3 बाहर निकल जाएगा और ये H यहाँ जुड़ जाएगा, तो क्या बन गया? फिर से एल्केन बन गया। ये हमने इरावंत में पढ़ी है ये अभिक्रिया है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है कोल्बे वैद्युत अपघटन, जिसमें हमने किसी भी अम्ल के, कोई भी अम्ल है, धातु का लवण ले लिया, जैसे पोटेशियम एसीटेट ले लिया, सोडियम एसीटेट ले लिया, वैद्युत अपघटन कराया। अब जब वैद्युत अपघटन कराते तो आपको पता है कि ये जो लवण है ये टूटता है धनायन में और ऋणायन में, तो दो भागों में टूटेगा। कौन कौन से में? एक तो एसीटेट में, यहाँ पर तो माइनस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। एक एसीटेट बनेगा, एक पोटेशियम बनेगा। अब प्लस चार्ज वाला जो है वो कैसा है, और जो धनायन है वो कैथोड पर जाएगा, और ऋणायन कैटायन कैथोड पर जाता है और एनायन एनोड पर जाता है। यानी ये तो जाएगा एनोड पर और ये जाएगा कैथोड पर, ठीक है। जब ये वहां पहुंचेगा तो वहां पर क्या होगा? CO2 गैस बाहर निकल जाएगी और क्या बन जाएगा? एल्केन। इसको देखकर ही बता सकते हैं एल्केन बनेगा, ठीक है। और ये पोटेशियम जो है वो H2 से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बाहर निकल देगी। ये अभिक्रिया हमारी पड़ी हुई है, ठीक है ना। उसके बाद अंतिम अभिक्रिया है कार्बोक्सिलिक अम्ल की, कि यदि हम कोई भी अम्ल का कैल्शियम लवण ले लें और उसका शुष्क आसवन करें तो उस केस में क्या होगा कि मान लीजिए आपने कैल्शियम का ले लिए, ठीक है, कैल्शियम के लवण ले लिए, कोई भी अम्ल लिया, उसकी धातु से अभिक्रिया कराई तो आपका ये बन गया। इसका आप शुष्क आसवन करेंगे तो देखो आप क्या बन गया? इसको मैंने ऐसे तोड़ दिया,
CaCO3 बन गया और क्या बना साथ में, कार्बोनिल यौगिक जिसको हम कहते हैं कीटोन। तो कीटोन का निर्माण होता है। तो इस तरीके से सारी की सारी आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में मैंने बता दिया है कि उसके भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है, बनाने की विधियां क्या है। ठीक है, आप इसको पढ़ेंगे, कुछ नहीं आता है तो पूछेंगे। थैंक यू।